हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा गुप्ता फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 8 डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी क्लास में जो हम इतने दिनों से हिस्टोरिकल एक्ट्स पढ़ रहे थे जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करा, उस पर आज हम एक एंड लगा देंगे। आज जो हम एक्ट को डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ये इस हिस्ट्री के हिसाब से लास्ट एक्ट था। उसके बाद हमारा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ही आ गया था। वो तो आगे की जो क्लासेस है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एंड कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। बट जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन का टॉपिक है, इसमें ये लास्ट एक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशंस। आगे अब जो क्लासेस होने वाली है उसमें मैं आपके सजेशंस ऑन फीडबैक पर ज़रूर काम करूँगी और ज़रूर ध्यान रखूँगी। एंड चलिए आज की हम क्लास अब शुरू करते हैं। तो जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करते हैं, इससे पहले हमें एक बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात करी थी। तो जब वो एक्ट आया तो उसमें एक ये भी पॉइंट था कि हम जो भी एक्ट बनते जा रहे हैं उसको हर 10 साल बाद रिव्यू करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या रिस्पॉन्स है। तो जो यही वाला जो फ्लो चार्ट है ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसमें क्या था प्रोविजन? रिव्यू आफ्टर 10 इयर्स। तो इसी रिव्यू कमेटी को जो नाम दिया गया वो दिया गया साइमन कमीशन। इंडिया में साइमन कमीशन आया इस मोटिव से कि हम जो एक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसको रिव्यू करेंगे। साइमन कमीशन ने 3 रिपोर्ट्स आगे पब्लिश करी अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सबसे पहली हुई 1930 में, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में एंड तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैकग्राउंड था और ये जो रिपोर्ट्स थी एंड जो इनकी फाइंडिंग्स थी, सजेशंस थी, इसी के बेसिस पर हमारे पास आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये सजेशन आया, ये चेंज आया कि जो पूरी इंडिया है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे डिवाइड कर दिया जाएगा कि सबसे पहले क्या क्रिएट करा जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड सेकेंडली ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो उन्होंने पूरे इंडिया को फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स थी वो यहाँ के राजा महाराजा रूल कर रहे थे एंड जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो यहाँ पर गवर्नर्स रूल कर रहे थे। एंड ये क्यों आया, ये चेंज क्यों लेकर आए? वो ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए। ग्रेटर ऑटोनॉमी एज इन कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडियंस को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा एंड हमें यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। ये आया ग्रेटर ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है जिन्हें इंडियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे, उनको उनकी चॉइस दी गई कि या तो आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन के रह लो या फिर आपकी चॉइस है कि आप इंडिया में मर्ज कर जाओ। मतलब यह आपकी चॉइस है कि आपको मर्जर चाहिए या फिर आपको एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट करना है। बट इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई? जो ये आप ये वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का जो मैंने कीवर्ड यहाँ डाला है, इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इस चॉइस के साथ कि या तो आप ज्वाइन कर लो या तो आप एज एन सेपरेट एंटिटी या आप एग्जिस्ट कर लो। तो उसके साथ क्या अप्रीहेंशंस जुड़ी राजा महाराजा की? अगर हम इंडियन स्टेट को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ होल तो हमारा तो कोई राज रहेगा ही नहीं, हम तो उनके अंदर दब जाएंगे, हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारा तो कोई राजघराना ही नहीं रहेगा। तो इस चीज के साथ ये प्रॉब्लम अराइज हुई, जो आगे चलकर आप देखेंगे भी कि इट वाज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुवर्ड्स द
concept of India's unity to towards the principle of India's unity and integrity too. ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं, ये तो रहा सबसे पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या चेंज आया. ये था इस चीज के लिए एक इंट्रोडक्शन, इंट्रो बोल दीजिए, बैकग्राउंड बोल दीजिए, बेस बोल दीजिए, कुछ भी, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. उसमें जो सबसे पहला चेंज आया वो ये था कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया. उसके बाद जो आप दूसरा चेंज देखेंगे, जो दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो आप देखेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एंड डायरार्की का. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ईयर 1937 में उसके कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस देगी, उस पर फोकस करा गया ईयर 1937 में. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इन ईयर 1937 विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसमें आप क्या देखते हैं कि जो प्रोविंसेस थे उनकी ऑटोनॉमी को कुछ एस्पेक्ट्स में बढ़ाया गया, कि मतलब उनको हर चीज सेंटर से पूछने की जरूरत नहीं है, हर चीज में सेंटर की जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है. बट इसकी फ्लिप साइड ये थी कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में उनकी ऑटोनॉमी डाइल्यूट भी हो गई थी, कम भी हो गई थी. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे थे ना, जिसमें उनको वाइसरॉय के हिसाब से काम करना पड़ता था. कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में उनको वाइसरॉय के परमिशन के हिसाब से काम करना पड़ता था. एंड इसके लिए एक बहुत ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इन हिज डिस्क्रिशन. इन हिज डिस्क्रिशन मतलब उनकी मर्जी के हिसाब से, उनकी परमिशन के हिसाब से. एंड जो गवर्नर था उस प्रोविंस का, वो वाइसरॉय के अंडर आता था. ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा एक्ट ऑफ 1919 था उसमें डायरार्की का कॉन्सेप्ट आया. डायरार्की में हमने कल ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की बात करी थी प्रोविंशियल लेवल पे. बट ईयर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें हम देखते हैं कि प्रोविंसेस लेवल से डायरार्की को हटा दिया गया एंड वो सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस करा गया. जो डिफेंस के मैटर्स थे, जो एक्सटर्नल अफेयर के मैटर्स थे, उन पर कौन डिसाइड करता था? वाइसरॉय, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स. बट असलियत में जो ये काउंसलर्स का सिस्टम था, ये इंडिया में कभी ठीक से आ ही नहीं पाया. जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर के मैटर्स थे उन पर वाइसरॉय डिस्कस करता था, किसके साथ? काउंसलर्स के साथ. एंड जो इनसे हटकर जो मैटर्स होते थे उन पर वाइसरॉय डिस्कस करता था, डेलिबरेट करता था, किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ. आप फर्क देख रहे हैं ना, कि जो इम्पोर्टेंट मैटर्स थे वो काउंसलर्स के साथ डिस्कस करते थे एंड जो उससे हटके जो मैटर्स होते थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस होते थे. एंड अगर वाइसरॉय को कहीं पर भी ये लगता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई ऐसी एडवाइस दे रहे हैं मुझे जिससे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनको ठीक से नहीं निभा पाऊंगा, या फिर मेरी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फर्क पड़ता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मार्क दिस वर्ड हियर, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर उसको ऐसा लगता था कि उनके किसी भी डिसीजन की वजह से मैं अपनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाऊंगा, तो उस पर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं थी. वो डिसीजन या जो वो डिस्कशन था, उसका जो निष्कर्ष था मानने का, वो अपने हिसाब से वाइसरॉय उस मैटर में चल सकता था, जिस भी हिसाब से उसको लगता था कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पर कोई फर्क नहीं आएगा. तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. ओके फ्रेंड, ये हमने करी दूसरे चेंज की बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया. अब हम बात करेंगे तीसरे चेंज की. जब हम तीसरे चेंज की बात करते हैं तो हम उसमें डिवीजन ऑफ पावर को डिस्कस करते हैं. तो जो पावर्स थी वो सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइड कर दी गई थी. एंड
किस मैकेनिज्म के हिसाब से डिवाइड करी थी? इट वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 लिस्ट्स। आज भी इंडिया में 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट। उस टाइम पर कौन सी लिस्ट आई? सबसे पहली आई फेडरल, दूसरी आई प्रोविंशियल, एंड तीसरी आई कॉन्करेंट। अलग अलग मैटर्स अलग अलग लिस्ट में डिवाइडेड थे। फेडरल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड कॉन्करेंट तीसरे नंबर की लिस्ट थी। इसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करना ये है कि जब भी इमरजेंसी की जो सिचुएशन होती थी, तो जो प्रोविंशियल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते थे, तो जो सेंटर था वो उन पर लेजिस्लेट कर सकता था। सेंटर कुड लेजिस्लेट एट दैट टाइम। कौन सी लिस्ट के मैटर्स में लेजिस्लेट कर सकता था? प्रोविंशियल। इसी पॉइंट में हम अगला सब पॉइंट ये देखते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके मैटर्स में कोई भी डिस्कशन एंड डेलिबरेशन होती थी प्रोविंशियल लेवल या फेडरल लेवल पर, तो किसके सजेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता था या इम्पोर्टेंस दी जाती थी? फेडरल लेवल को, या फिर जो सेंट्रल लेवल पर जो आपकी अथॉरिटीज थी उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इंक्रीज्ड importance given to central और फेडरल अथॉरिटीज। लास्टली इसका ये सब पॉइंट है, ये स्पेशल भी है कि जो रेजिडुअरी पावर्स थी, सबसे पहले हम रेजिडुअरी का मतलब समझ लेते हैं। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स या मैटर्स उनको कहा जाता है जो इन तीनों लिस्ट में से किसी एक में भी नहीं होती, ना वो फेडरल लिस्ट में होती, ना वो प्रोविंशियल में होती, ना वो कॉन्करेंट में होती। तो जो ऐसे मैटर्स होते थे जो इन तीनों लिस्ट्स में नहीं आते थे उनको कहा जाता था रेजिडुअरी मैटर्स। एंड जो रेजिडुअरी पावर्स थी, ना ही वो फेडरल लेवल के पास थी, मतलब ना ही वो सेंट्रल अथॉरिटीज के पास थी, ना ही वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज के पास थी, उस पर लेजिस्लेट कौन कर सकता था? गवर्नर जनरल। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियो। आइए हम फिर से थोड़े से टाइम में इन सब चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस करा है। इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन या फिर एक जो बेस तैयार करा था वो ये तैयार करा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया उसमें ये एक आइडिया दिया गया, एक प्रोविजन दिया गया कि हम जो भी एक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसको हर 10 साल बाद रिव्यू करेंगे। एंड ये रिव्यू कौन करेगा? उसके लिए भी एक बॉडी चाहिए थी, एक कमीशन चाहिए था। तो उसके लिए इंडिया में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी एंड उनको क्या नाम दिया गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जब वो रिपोर्ट्स तैयार हुई, सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, दूसरी हुई 1931 में एंड तीसरी हुई ईयर 1932 में। इसी के बेसिस पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तैयार करा गया। अब हम ब्रॉडली इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो 3 काइंड ऑफ चेंजेस लेकर आए गए। सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पूरी इंडियन टेरिटरी को किस में डिवाइड कर दिया? फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स को कौन रूल करता था? लोकल राजा महाराजा जो इंडिया में थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? गवर्नर्स। एंड इट वाज डन सो एज टू इंक्रीज द ऑटोनॉमी।
इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बनाई गई, जिन्हें राजा महाराजा रूल कर रहे थे, उनके पास ये चॉइस थी, या तो आप पूरी इंडियन नेशन के साथ मर्ज कर लो या फिर आप एज अ सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट कर लो। तो उनको ये लगता था कि अगर हम मर्ज कर लेंगे, उनको ऐसी एप्रीहेंशंस थी, डर था कि अगर हम मर्जर कर लेंगे तो हमारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं बचेगा। दूसरा चेंज हम ये देखते हैं कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसको कौन सी ईयर में इंपॉर्टेंस दी गई, 1937 में। कुछ कुछ मैटर्स में प्रोविंशियल अथॉरिटी बढ़ाई गई, कुछ कुछ में कम कर दी गई। जब हम कम करने की बात करते हैं, फिर डाइल्यूट की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वाइस रॉय की मंजूरी अभी भी इम्पोर्टेंट थी, एंड जो उस प्रोविंस का गवर्नर था वो वाइस रॉय के अंडर ही आता था। जो भी काम होता था वो इन हिज डिस्क्रिशन ही होता था। इन हिज डिस्क्रिशन, किसका डिस्क्रिशन? वाइस रॉय का डिस्क्रिशन, वाइस रॉय की मंजूरी। डायरकी की हम जब बात करते हैं, 1919 के हिसाब से वो प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस करेगी। 1935 के एक्ट के हिसाब से वो प्रोविंशियल लेवल से हटाकर सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। एंड जो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर के मैटर होते थे, उन पर कौन डेलिबरेट करता था? वाइसरॉय विद द हेल्प ऑफ काउंसिलर्स। एंड जो उसके अलावा जो अदर मैटर्स होते थे, उन पर कौन डिस्कस करता था? वाइसरॉय विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड अगर वाइसरॉय को ऐसा लगता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी भी डिसीजन या डेलिबरेशन की वजह से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा पाऊंगा, तो ऐसा वाइसरॉय पर बाउंडिंग नहीं था या कुछ भी ऐसा बाइंडिंग नहीं था कि उसको वो डिसीजन या डेलिबरेशन या डिस्कशन मानना ही मानना है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को आकर लेकर चल सकता था, जिससे उसको लग रहा था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा पाऊँ। तीसरा पॉइंट जब हमने पढ़ा तो वो था डिवीजन ऑफ पावर। पावर किस में डिवाइड कर दी गई? 2 लेवल पर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। किस सिस्टम के हिसाब से? 3 लिस्ट के सिस्टम के हिसाब से डिवाइड कर दी गई। जो भी सारे सब्जेक्ट्स थे, मैटर्स थे, उनको फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया। इमरजेंसी प्रोविजन ये कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो सेंटर था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर भी लेजिस्लेट कर सकता था। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे उस पर भी जो सेंटर डिसीजन लेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का होगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू द डिसीजन टेकन बाय द प्रोविंशियल लेवल अथॉरिटीज। लास्टली हम ये देखते हैं कि जो रेजिडुअरी पावर्स थी, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स का मतलब हमने ये देखा था वो सब्जेक्ट्स या वो मैटर जो इन तीनों लिस्ट में से किसी एक में भी नहीं होते। तो जो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होंगे उन पर कौन लेजिस्लेट करेगा, उन पर कौन डिसीजन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक्सप्लेनेटरी वीडियो। अब जो कल से वीडियोस आएगी वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर आएगी। एंड अगर आपको कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल जो ये बोर्ड की फ़ोटो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप अपनी नोट्स मेकिंग कर पाए अच्छे से। एंड आगे से मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख पाऊँ, जिससे विजिबिलिटी प्रॉब्लम थोड़ी कम कर पाऊँ मैं। एंड यही थी आज की वीडियो। एंड डू शो सम सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच।